Jai Hind everyone. I hope you all are fine. So today we will start discussing a polymerization process. Okay. So in this lecture we will discuss a generalized steps or generalized processes that is involved in the polymerization process. When we say polymerization process, in any polymerization process, whether we talk about the protein synthesis or DNA replication or transcription or microtubule polymerization or very important metabolic change that happens in liver, there is glycogen synthesis. In all those polymerization process, there is a decrease in entropy when a monomer come to join. भी polymerization process होगा उसमें क्या हो रहा है भाई, मोनोमर्स आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब इंट्रोपी जो है वो डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब है कि हर मोनोमर जो जुड़ने के लिए आएगा उसको ऊर्जा लेके आनी होगी। तो चाहे जो भी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस आप लें, उस प्रोसेस में आप देखेंगे कि जो भी मोनोमर आ रहा है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में है या कहते हैं चार्ज्ड फॉर्म में है या ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये तो कॉमन प्रोसेस हो गया, जितने भी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हैं जो मोनोमर जुड़ने के लिए आएगा वो चार्ज्ड फॉर्म में आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो एक प्रोसेस होता है न्यूक्लिएशन, वेयर टू स्टार्ट, है ना। आप कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, देयर मस्ट बी सर्टेन मॉलिक्यूल ओवर दैट यू स्टार्ट। In transcription, you know, primer is there. In translation, there is, in prokaryotes, there is formulated methionine. From that, starting from that, you add other amino acids. ग्लाइकोजेनिन एक प्रोटीन है जहां आप ग्लाइकोजन सिंथेसिस जब होता है तो वहां पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हर इस तरह के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में आपको एक न्यूक्लिएशन की जरूरत होती है। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो, है ना, क्योंकि सेल को इकोनॉमिकल रहना है, कोई चीज स्टार्ट होगी, प्रोसीड करेगी और उसका एंड होना चाहिए। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में या किसी भी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं भाई? 3। एक तो इनिशिएशन होगा, है ना, या स्टार्ट बोल सकते हैं, इनिशिएशन होगा। दूसरा क्या होगा? इलोंगेशन, पॉलीमर है भाई बहुत लंबा सा, तो पहले स्टार्ट होगा, फिर देयर इज एडिशन ऑफ मोनोमर्स एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद टर्मिनेशन होगा, है ना। ट्रांसलेशन में भी सेम प्रोसेस है, कोई प्रोटीन स्टार्ट होगी, इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा, देन टर्मिनेशन होगा। तो आइए देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ये ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन का मतलब क्या है भाई? सेंट्रल डोग्मा क्या बताता है? डीएनए से किसका फॉर्मेशन हुआ? आरएनए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए जो एमआरएनए है वो क्या है? कोड्स है, उसके ऊपर जेनेटिक कोड्स हैं जिनका नेचर क्या है? ट्रिपलेट। जिनका नेचर क्या है भाई? ट्रिपलेट। 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स का कोडॉन होगा, कहाँ? एमआरएनए के ऊपर। और उस कोडॉन को रीड करके जो राइबोसोम है उसके द्वारा किसकी सिंथेसिस होगी? प्रोटीन्स की। तो आप यहां देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है और उससे किसका सीक्वेंस बन रहा है? प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बन रहा है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं उसकी भाषा न्यूक्लियोटाइड की है, एमआरएनए की, और जो प्रोटीन की भाषा है वो किसकी है? अमाइनो एसिड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। एक तरह के पॉलीमर को रीड करके दूसरे तरह के पॉलीमर की सिंथेसिस हो रही है। और यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए जो है वो लेके आएगा एक एक अमाइनो एसिड को। तो किसी सेंटेंस में जो एक एक वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसलेट्स। तो उसी तरह से यहाँ ट्रांसफर आरएनए क्या होगा? जो चार्ज ट्रांसफर आरएनए होगा उसको बोलते हैं ट्रांसलेट्स। तो आइए आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसलेशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, मतलब इनिशिएशन कैसे होगा,
क्योंकि चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए है ना, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां हम लेक्चर इससे पहले 2 लेक्चर उस पर कर चुके हैं। एक अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज पे हमने पढ़ा है कि वो कैसे चार्ज ट्रांसफर आरएनए प्रोड्यूस करता है, और दूसरे लेक्चर में हमने देखा है कि वो प्रूफ रीडिंग कैसे करता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसलेशन का इनिशिएशन कैसे होता है, या इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं कि भाई इनिशिएशन प्रोसेस क्या होता है। ट्रांसलेशन में हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट होगी चार्ज ट्रांसफर आरएनए की, जिस पे हम लोग बात कर चुके हैं जब हम अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज के बारे में बात की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक mRNA है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि mRNA का स्ट्रक्चर, और mRNA की जो श्रृंखला होती है हम लोग जानते हैं कि वो किससे मिलके बनी होती है भाई, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनी है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज हम जानते हैं कि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो ट्रिपलेट क्या होते हैं भाई, ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, और जो पहला कोडान होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया में भाग लेता है, उसको क्या कहते हैं, इनिशिएशन कोडान। उसको क्या कहते हैं भाई, इनिशिएशन कोडान। जैसे AUG ये एवोल्यूशन के दौरान कंजर्व है, ये प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी यही इनिशिएशन कोडान होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए ये 3 और एक अगला कोडान बना रहे हैं, तो GGG है तो ये ग्लाइसिन को कोड करेंगे, है ना। तो ये दूसरा जो कोड है वो किसको कोड करेगा, ग्लाइसिन, है ना। उसी तरह से UCC किसको कोड करेगा भाई, एलानिन, एंड सो ऑन। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे कोडॉन्स होंगे टिल ये कौन सा कोडॉन आ गया, ये है टर्मिनेशन कोडॉन। ट्रांसलेशन प्रोसेस वो एक्चुअली गवर्न हो रहा है कि किस तरह के कोड्स इस पे लोकेटेड है। जैसे इनिशिएशन कहाँ से होगा, तो कहाँ से होगा भाई, इनिशिएशन कोडॉन से, और टर्मिनेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे टर्मिनेशन कोडॉन आ जाएगा वहाँ पे प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस जो इनिशिएशन कोडॉन है इसके पहले कुछ न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ना। तो ये सीक्वेंस क्या है, 2 साइंटिस्ट थे, साइन और डालगर्नो, जिन्होंने खोजा कि बहुत सारे जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो सीक्वेंस है ये कंजर्व है ना। इसका फंक्शन क्या है अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे, लेकिन ये देखा गया कि ये जो सीक्वेंस है ये सभी प्रोकैरियोट्स, इवन वायरसेस में भी ये सीक्वेंस कंजर्व्ड है ना। ये प्यूरिन बेसिस का सीक्वेंस है और ये कंजर्व्ड है, यूजुअली 9 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस होता है, जिसे साइन डालगर्नो ने डिस्कवर किया, इसीलिए इसको साइन डालगर्नो सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। तो मोटी मोटी बात, mRNA से ही किसकी सिंथेसिस होनी है, प्रोटीन की। तो इसमें 3 मेजर हमको यहाँ सीक्वेंस दिखाई दे रहे हैं। 5 प्राइम से स्टार्ट करें तो पहला साइन डालगर्नो सीक्वेंस है, इनिशिएशन कोडॉन है, इसके बाद बहुत सारे कोडॉन है, और अंत में क्या है, टर्मिनेशन कोडॉन है 3 प्राइम। ठीक है भाई, तो अब हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें किस तरह का राइबोसोम पाया जाता है, 70S। क्या पाया जाता है भाई, 70S। 70S में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है 50S और दूसरा होता है 30S। और यही राइबोसोम 70S यही इस mRNA सीक्वेंस को पढ़ के उससे प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, है ना। कौन, ये 70S। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस इनिशिएशन किसके द्वारा स्टार्ट होगा, 30S के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट होगा भाई,
30s के बाद, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका 30s सब यूनिट। ये राइबोसोम का कौन सा सब यूनिट है भाई? 30s। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों कि ये देखिए ये है आपका 30s सब यूनिट, और हम लोग जानते हैं 30s सब यूनिट में एक RNA पाया जाता है जिसे कहते हैं 16S RNA। इसका डिटेल स्ट्रक्चर हमारे प्रीवियस शॉर्ट्स में दिया गया है, अगर आप चाहें, या प्रीवियस लेक्चर में दिया गया है राइबोसोम के स्ट्रक्चर में, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो प्रोकैरियोट्स में 30S राइबोसोमल सब यूनिट है ये, है ना, तो इसके अंदर बहुत सारे तरह की प्रोटीन पाई जाती हैं, है ना, और उसके साथ साथ एक RNA पाया जाता है, RNA, है ना, RNA। उसका कितना सेट वर्ग यूनिट का है? 16S, ठीक है। अच्छा, इस RNA के ऊपर यहाँ कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पाए जाते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस, इस साइंड डाल्गनो सीक्वेंस जो mRNA में पाया जाता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना। उसके क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। जिससे A है तो यहाँ T होगा, यहाँ G है तो यहाँ C होगा, मतलब दे आर पेयरिंग, है ना, कॉम्प्लीमेंटेशन शो करते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज देख लें कि इस 30S में और क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 साइट है, A साइट, P साइट, E साइट, है ना। कभी भी जब कोई चार्ज ट्रांसफर RNA आएगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो उसकी एंट्री किस साइट से होगी भाई? A साइट से, है ना। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किस साइट पे होगा? P साइट पे। और जो फ्री ट्रांसफर RNA है, जो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा, उसके बाद जो RNA बचेगा वो फ्री हो जाएगा, तो वो एग्जिट साइट से बाहर आए। मतलब मूवी देखने आपको इधर से आना है A साइट से, पूरा पॉपकॉर्न खाना है, एंजॉय करना है, देन यू हैव टू गो आउट, है ना। अच्छा, लेकिन देखिए यहाँ P साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए एक सिंहासन जैसा बनाया गया है, जैसे वहां पे कोई जो है राजा बैठता हो, है ना। बिकॉज दिस साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये किसी स्पेशल के लिए बनी हुई है, इस पे कोई स्पेशल ही आके बैठे, है ना। कोई स्पेशल ट्रांसफर RNA आएगा जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। यहाँ पे देखिए जो ये 30S सब यूनिट है, ये नॉर्मली एक्टिव नहीं होते, है ना। दे नीड सम फ्रेंड्स, है ना। इनको एक्टिवेट होने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे कुछ फ्रेंड होते हैं, नहीं तुम कर सकते हो, चलो ये एग्जाम तुम क्रैक कर सकते हो, तो उसी तरह से इसके भी 2 फ्रेंड्स हैं, है ना, जो इसको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, यू गो फॉर ट्रांसलेशन। तो ये इनिशिएशन फैक्टर्स इस प्रोसेस को स्टार्ट कराते हैं। स्टार्ट कैसे कराएंगे? ये जा करके किससे बाइंड करेंगे? 30S सब यूनिट से। किससे बाइंड करेंगे भाई? 30S सब यूनिट से। और इसका कन्फर्मेशनल चेंज होगा, जिसकी वजह से अब ये सर्च करेगा किसके ऊपर? mRNA के ऊपर। तो ये IF1 आप देख रहे हैं और IF3, है ना, इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर 3 के पास देखिए एक अम्ब्रेला है ना, और ये बहुत जो है एक्टिव है कि अब मुझे जो है 30S सब यूनिट को एक्टिवेट, इनिशिएट करने का मौका मिलेगा, है ना। इसीलिए हम लोग कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं? ट्रांसलेशन का पहला स्टेप इनिशिएशन पढ़ते हैं। तो IF1 देखिए कहाँ बाइंड करेगा और IF3 कहाँ बाइंड करेगा। तो देखिए इनिशिएशन फैक्टर 1 जो है वो कहाँ पे बाइंड कर रहा है भाई? A साइट पे। इनिशिएशन फैक्टर 1 कहाँ बाइंड कर रहा है? A साइट पे। तो इसका फंक्शन क्या होगा? हमने बताया कि कभी भी जो चार्ज ट्रांसफर RNA है, अगर वो आएगा तो बाइंड कहाँ करेगा? A साइट पे, ठीक है। अच्छा, सरिता कह रही है सर P साइट पे भी बाइंड कर सकता है। नहीं, ये प्लेस यूनिक ट्रांसफर RNA के लिए है ना।
सब लोग इस पे बाइंड नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। जो भी चार्ज ट्रांसफर आरएनए आएगा वो कहाँ आएगा, ए साइट पे, और वहां जाके कौन बैठ गया, IF1 बैठ गया। तो अब क्या कोई दूसरा बैठ पाएगा, एक चेयर जब ऑक्युपाइड है भाई, तो दूसरा कोई उस पे जाके बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा, है ना। तो IF1 तो ऑलरेडी बैठ गया, तो इधर से अब कोई भी ट्रांसफर आरएनए की एंट्री नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक IF3 है। IF3 कहाँ जाके बाइंड किया, देखिए भाई, इनिशिएशन फैक्टर 3, वो कहाँ जाके बाइंड किया, पी साइट, है ना। पी साइट पे या कहें 30S राइबोसोम से जाके बाइंड किया। लेकिन इसने एक जो है छाता ले रखा है ना, छाता। यहाँ देखिए ये 50S सब यूनिट इतना दुखी क्यों है ना, कि मैं ट्रांसलेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये तो 30S किसका भाई है, 50S का। 30S और 50S ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, 70S। लेकिन ये तो पूरा एकदम रो के इसका बुरा हाल है कि नहीं भाई, हम तो नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं इस प्रोसेस में। क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, IF3 की वजह से, है ना। ये सारा प्रॉब्लम IF3 ने क्रिएट किया है। IF3 ने क्या किया, ये जब तक रहेगा IF3 तब तक 50S सब यूनिट से इसकी यूनियन को, 30S की यूनियन को 50S के साथ नहीं होने देगा। इसीलिए एक छाता लिए हुए, जैसे ही वो आएगा उसको पुश कर देगा, है ना, उसको इसके ऊपर ज्वाइन नहीं होने देगा। mRNA है, इसके ऊपर ये सर्च करना शुरू करेगा। किसको सर्च करेगा भाई, किसको सर्च करेगा, देखिए भाई, इनिशिएशन कोडॉन जो है उसको हमको खोजना, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, दैट इज टफ। जैसे आप अगर कहीं जाते हैं और एड्रेस किसी से पूछते हैं तो वो बताते हैं कोई लैंडमार्क, है ना, कि वहां जाइएगा, एक चौराहा है उसके आगे पड़ेगा, या वहां जाइएगा आपका कॉलेज से पहले एक जो है गुरुद्वारा है उसके बाद पड़ेगा, या वहां एक कोई एक स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं कि इसके बगल में आप देखेंगे तो ये एड्रेस आपको मिल जाएगा। उसी तरह से mRNA के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, साइन डालगर्नो सीक्वेंस। क्या प्रेजेंट होता है भाई, साइन डालगर्नो सीक्वेंस। और हम जानते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसके पास प्रेजेंट है, 16S RNA के ऊपर, जो कि किसका पार्ट है, 30S का, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये जो है 30S सब यूनिट में जो 16S RNA है, ये सर्च करेगा mRNA के ऊपर कि कहां पे है हमारा कौन, साइन डालगर्नो सीक्वेंस, है ना। ये एक लैंडमार्क है कि इसी के पास 3 न्यूक्लियोटाइड छोड़ के कौन होगा, इनिशिएशन कोडॉन होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये इसके ऊपर मूव करेगा पूरा, किसके साथ, IF1 IF3 और पूरा 30S किसके ऊपर मूव करेगा, mRNA के ऊपर, है ना। और किसको सर्च करेगा, साइन डालगर्नो सीक्वेंस, ठीक है। साइन डालगर्नो सीक्वेंस की मैचिंग हो गई भाई प्रॉपर, है ना। 16S RNA ने उसको खोज लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि साइन डालगर्नो सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लोग लगा के आते हैं 30S, वो गलत हो जाता है। कहाँ प्रेजेंट है भाई, mRNA के ऊपर 5 प्राइम एंड पे, ठीक है ना। उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस 16S RNA पे होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये मैचिंग हो गई। इसके बाद ये क्या करेगा, ये जो पहला इनिशिएशन कोडॉन था, इनिशिएशन कोडॉन क्या था हमारा भाई, AUG। हम जानते हैं कि कोई भी लिविंग स्पीसीज हो तो वहां पे या किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो पहला कोडॉन होगा वो होगा इनिशिएशन कोडॉन। AUG कोडॉन को किस जगह पे ले आके सेट किया जाएगा, किस जगह पे ले आके फिट किया जाएगा भाई, पी साइट, है ना। AUG कोडॉन को पी साइट पे ले आके फिट कर दिया जाएगा, है ना। तो ये यहां तक का काम हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अगले स्टेप में अब क्या हो गया, करेक्ट पोजीशनिंग हो गई भाई, साइन डालगर्नो सीक्वेंस की साथ सर्चिंग हो गई और इनिशिएशन कोडॉन को ले आके पी साइट पे फिट कर दिया गया। करेक्ट पोजीशनिंग के बाद देखिए एक फैक्टर है IF2, वो आके इसके ऊपर बाइंड करता है, किसके ऊपर, 30S सब यूनिट के ऊपर, है ना। यहाँ आके बाइंड करेगा और इसके स्टमक को देखिए, ये इस तरह से है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, GTP। IF2 के अंदर क्या है भाई, GTP। अच्छा, उसके बाद देखिए ये जो पोजीशन है जहां हमारी ये
चेयर रखी हुई है, ये उसके बैठने की जगह है ना, जहाँ पे कोई यूनिक है जो बैठ सकता है। हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज्ड अमाइनो एसिड वो किस साइड पे आ सकता है, केवल ए साइड पे। कहाँ आएगा, ए साइड पे। लेकिन कुछ लोग स्पेशल होते हैं, उनके लिए स्पेशल चेयर बनी हुई है, स्पेशल चेयर बनी हुई है, और उसके ऊपर फ्लैग लेके कौन खड़ा है, IF3 खड़ा है ना, कि इसके ऊपर जो बैठेगा वो कोई किंग जैसा आदमी होगा, है ना, जिसके बाद ही प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी। मतलब ये प्रोसेस क्या होगा, न्यूक्लिएशन। ये पहला अमाइनो एसिड जो चार्ज ट्रांसफर आरएनए पे लोड होके आएगा किस साइड पे, पी साइड पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बताया था किसी भी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में न्यूक्लिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लिएशन में यहाँ पे पहला जो ट्रांसफर आरएनए आता है वो कौन सा ट्रांसफर आरएनए होता है भाई, F-MET, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन। AUG नॉर्मली किसके लिए कोडॉन, AUG जो ये इनिशिएशन कोडॉन है, ये केवल इनिशिएशन कोडॉन ही नहीं है, इसके साथ साथ ये एक अमाइनो एसिड को भी कोड करता है जिसका नाम है मेथियोनिन। किसको कोड करेगा भाई, मेथियोनिन, है ना। अच्छा, ये देखिए मेथियोनिन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया, ठीक है। तो मेथियोनिन, पहले मेथियोनिन की सिंथेसिस होती है, जैसे कि हम लोगों ने किस केस में पढ़ा है भाई, जो अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज था वो चार्ज ट्रांसफर आरएनए क्रिएट करता है ना, उसका काम ही है फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज होगा वो किसके लिए होगा, मेथियोनिन के लिए। और वो क्या करेगा, सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, देखिए ये ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है, ये ट्रांसफर आरएनए है, और ये क्या है, एंटी कोडॉन। ये क्या है, एंटी कोडॉन, है ना। एंटी कोडॉन किसके लिए, जो AUG कोडॉन है उसके लिए ये क्या है, एंटी कोडॉन। उसके ऊपर देखिए 3 प्राइम एंड पे ये क्या जुड़ा है, मेथियोनिन। ये क्या जुड़ा है भाई, मेथियोनिन, है ना। ये तो जैसे हमने पढ़ाया है आपको अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, तो ये कैसा अमाइनो एसिड हुआ, चार्ज्ड अमाइनो एसिड हो गया, चार्ज ट्रांसफर आरएनए हो गया, है ना, क्योंकि ये ट्रांसफर आरएनए से अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ये फॉर्माइल एल्डिहाइड ग्रुप NH ग्रुप से जोड़ दिया जाता है इसी अमाइनो एसिड पे, जिसको बोलते हैं फॉर्माइलेशन, है ना, फॉर्माइलेशन ऑफ मेथियोनिन। आपने जो ये देखा था ना, एक हमने शुरू में ही बताया आपको, एक राजा की चेयर है इसमें, है ना, किंग जिस पे बैठेगा, एक यूनिक अमाइनो एसिड है। देखिए भाई इसमें कौन करता है, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन। बिना इसके जुड़े कोई भी ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो इसकी सिंथेसिस कैसे होगी, तो यहाँ पे देखिए ये है टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये क्या है, टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये रिएक्ट करता है किससे, जो ये हमारा चार्ज ट्रांसफर आरएनए है जो कि मेथियोनिन से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ना, जो मेथियोनिन से जुड़ा है। तो आप ये देख रहे हैं जो रेड से सर्कल बनाया गया है, 10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, इसके स्ट्रक्चर में से ये एल्डिहाइड ग्रुप, एक एंजाइम होता है ट्रांसफॉर्माइलेज, ये ऑरेंज कलर का एंजाइम आपको दिखाया गया है, ट्रांसफॉर्माइलेज, जो एल्डिहाइड ग्रुप को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, जो चार्ज ट्रांसफर आरएनए के ऊपर मेथियोनिन लगा है उसके अमीनो ग्रुप के ऊपर जोड़ देगा, और उस तरह से सिंथेसिस हो जाएगी फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए F-MET।
ध्यान से, ये जो फार्माइलेटेड मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए एफमेट है वो डायरेक्टली आके कहाँ बाइंड कर सकता है, पी साइट पे। ध्यान रहे भाई कि कोई और चार्ज ट्रांसफर आरएनए यहाँ आके डायरेक्टली बाइंड नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो इसमें आके फिट नहीं होगा, है ना। नाउ दिस फार्माइलेटेड, ये देखिए CHO ग्रुप है और ये मेथियोनिन से जुड़ा हुआ है, तो फार्माइलेटेड मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए ये अपने एंटीकोडॉन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कोडॉन एंटीकोडॉन का मैचिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये आपका कोडॉन है ना, AUG किसके ऊपर है, mRNA के ऊपर, और उसका एंटीकोडॉन कहाँ प्रेजेंट है, ट्रांसफर आरएनए पे, एंटीकोडॉन लूप में, है ना, एंटीकोडॉन। तो यहाँ तो इसकी मैचिंग हो रही है, इसके ऊपर क्या लगा है, ट्रांसफर आरएनए फार्माइलेटेड मेथियोनिन के साथ, है ना। तो ये यूनिक है ना, इसीलिए हम वहां से बताते आ रहे हैं आपको कि यहाँ एक यूनिक चेयर रखी है, उस पर एक यूनिक अमाइनो एसिड आके जुड़ा, वो कौन है, फार्माइलेटेड मेथियोनिन, फार्माइलेटेड मेथियोनिन। तो यही एक अमाइनो एसिड है जो न्यूक्लिएशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा और किसी भी प्रोटीन बनने की प्रक्रिया में, प्रोकैरियोट्स में सबसे पहला जो ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को लेके आता है, या कहें चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए आता है, वो कौन सा आएगा, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन। ठीक, पूछ रहे हैं कि सर जो है ये AUG जो है, क्या ये फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन हमेशा रहेगा, नहीं भाई। देखिए जब इनिशिएशन रहेगा, पहला क्या है, इनिशिएशन कोडॉन, तब ये डायरेक्ट आके कहाँ जुड़ रहा है, पी साइट पे। लेकिन इसके बाद कहीं पे भी AUG अगर आगे आया, है ना, सपोज करिए यहाँ AUG आया, तब उससे जाके मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए जुड़ेगा, न कि फार्माइलेटेड मेथियोनिन, है ना। अच्छा, अब ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। क्या क्या जुड़ गया भाई, एंटीकोडॉन जुड़ गया, कोडॉन जुड़ गया, मैचिंग हो गई एंटीकोडॉन कोडॉन की, चार्ज ट्रांसफर आरएनए एफमेट ट्रांसफर आरएनए एफमेट आके कहाँ जुड़ा, पी साइट पे, है ना। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे कौन जुड़ा है, IF1, और यहाँ कौन जुड़ा है, IF2 विथ GTP, है ना। इस पूरे कॉम्प्लेक्स जिसमें आप क्या क्या देख रहे हैं, 30S सब यूनिट है ना, mRNA है, और क्या है, IF1, ये IF2 और IF3, ये तीनों, प्लस चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए। कौन सा चार्ज ट्रांसफर आरएनए, एफमेट ट्रांसफर आरएनए एफ मेथियोनिन, है ना, ये आके यहाँ पे जुड़ गया। इसी पूरे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, है ना। ये ध्यान रखिएगा इस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आके जुड़ा है। अच्छा, एक बार जब इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होना है तो किसका फॉर्मेशन जरूरी है भाई, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, है ना, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसके बाद क्या शुरू होगा, इलोंगेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन उससे पहले क्या होगा, इस GTP की हाइड्रोलिसिस होगी। तो GTP की जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगी तो अगले स्टेप, जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, इसके बाद कौन सा प्रोसेस शुरू होना है, इलोंगेशन प्रोसेस, है ना। नए अमाइनो एसिड किस साइट पे आके जुड़े, A साइट पे, चार्ज ट्रांसफर आरएनए के साथ, है ना। लेकिन इसको तो इसने ब्लॉक करके रखा है IF1 ने,
लेकिन ये जब पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया तो किसकी हाइड्रोलिसिस होगी भाई? जीटीपी की। जीटीपी की क्या हाइड्रोलिसिस होगी? जीडीपी। और इससे जो ऊर्जा निकलेगी उसकी वजह से IF1, IF2 और IF3 और GDP प्लस फॉस्फेट ये निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब बचेगा कौन? 30th सब यूनिट mRNA और उसके साथ साथ IF3 के साथ जुड़ा हुआ कौन? IF3 भी निकल गया तो चार्ज ट्रांसफर RNA अपने एंटीकोडॉन के साथ जुड़ा है। अब अगला प्रोसेस है इलोंगेशन। ठीक है, लेकिन उससे पहले अब जब IF3 हट गया, IF3 ने क्या किया था भाई? 50s सब यूनिट को इससे जोड़ने नहीं दे रहा। ठीक है, तो अब 50s सब यूनिट इससे आके जुड़ सकती है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे इलोंगेशन होता है।